हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स कंप्लीट स्टडी में। आज हम शुरू करेंगे अपना अगला लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे पावर सेट, घात समुच्चय और यूनिवर्सल सेट। तो देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको इंटरवल और कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बताया था। तो आज देखते हैं पावर सेट में क्या होता है, जिसको घात समुच्चय कहते हैं। किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। यानी कि यदि आपके पास कोई समुच्चय A इज इक्वल टू 1 2 3, सपोज दैट ये है, तो इसके सबसेट यानी कि उप समुच्चय, जिसको हम कहते हैं सबसेट, इस समुच्चय के जो सबसेट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। फाई जो होता है प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो पहला हो जाएगा फाई, दूसरा हो जाएगा 1, तीसरा हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा आपका 3, उसके बाद हो जाएगा आपका 1 2, फिर 1 3, इसके बाद 1 2 3। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, एक और होगा आपका 1 2 3 1 2 1 3 एंड 2 3। तो इस प्रकार से किसी सेट के जब हम सबसेट लिखते हैं, इसको जब हम सेट के फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं घात समुच्चय, जिसको हम डिनोट करते हैं PA से। द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। यानी किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है, और जिसको हम डिनोट करते हैं PA से। यानी कि PA क्या है? PA जो है वो पावर सेट है, पावर सेट ऑफ ए सेट A। किसी समुच्चय A के उप समुच्चय का समुच्चय PA होगा, जिसको हम कहते हैं घात समुच्चय। एक चीज और यहाँ पर नोट करनी है आपको, किसी भी समुच्चय की, किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट जो होता है वो होता है 2 की पावर n, जहां n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। तो इसको आप नोट कर लीजिए, किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या जो होती है वो 2 की घात n होती है, जहां पे n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। यानी कि सेट ए में जितने अवयव हैं उनकी संख्या। जैसे यहाँ पे A आपका 1 2 3 एक सेट था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐसे डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? सबसेट जो होंगे वो होगी 2 की पावर 3, तो ये होता है आपका 8। तो यहाँ पर A सेट के जो उप समुच्चय होंगे वो कितने होंगे? आपके 8 होंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस तरह से उप समुच्चयों का समुच्चय हमारा कहलाता है पावर सेट। अब देखते हैं अगला जो है हमारा यूनिवर्सल सेट, जिसको हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है पहले इसको समझ लीजिए। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स विच अकर in the discussion is called a universal set
एंड डिनोटेड बाय यू। यानी कि हम जब किसी क्वेश्चंस में या किसी एग्जाम्पल में, किसी प्रॉब्लम में सेट की बात करते हैं, जैसे आपको 2, 3, 4 या कोई भी सेट आपको दिए गए हैं उस एग्जाम्पल में या क्वेश्चन में, तो उन सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स उस सेट में होंगे, उनका एक समुच्चय, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, उसको हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। सपोज दैट आपका A इज इक्वल टू 1, 2, 3 एक आपका सेट है, B इज इक्वल टू 5, 6, 7 आपका एक सेट है। तो अगर हमने इसका एक यूनिवर्सल सेट क्रिएट करना है तो U इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1, 2, 3, 5, 6, 7। यदि आपको यूनिवर्सल सेट नहीं दिया गया है तो हम एक यूनिवर्सल सेट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें वे सारे एलिमेंट्स होंगे जो आपको अलग अलग सेट में दिए गए हैं, तो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यानी कि इस सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स। ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स का मतलब है 1, 2, 3, 5, 6, 7 विच अकर इन द डिस्कशन इज कॉल्ड, जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं सेट ए और सेट बी में, तो उन एलिमेंट्स का सेट जो है वो कहलाता है आपका यूनिवर्सल सेट। कहीं कहीं पर आपको यूनिवर्सल सेट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा। सपोज दैट आपको इस क्वेश्चन में ये दिया रह सकता है कि u इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सपोज दैट ये दिया है, तो अगर दिया है तो वो यूनिवर्सल सेट होगा ही होगा। अगर नहीं दिया है तो आपको ये दिमाग में रखना है जिन एलिमेंट्स का हम डिस्कशन कर रहे हैं उन एलिमेंट्स का सेट को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय। आगे देखते हैं अगला टॉपिक जो हमारा है समुच्चयों पर संक्रिया, ऑपरेशंस ऑन सेट। डियर स्टूडेंट, ऑपरेशंस के बारे में आप जानते हैं, संक्रियाओं के बारे में। जैसे कोई दो नंबर हैं 2 और 3, यदि हम इस पे कोई ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना है, तो ये ऑपरेशंस हैं। तो यहाँ पर ये संख्याओं पर अगर हम ऑपरेशन करते हैं, जैसे 2 + 3, दो नंबर से हमने ऐड का ऑपरेशन लगाया, यानी कि योग की संक्रिया की, तो हमको एक नंबर मिला, वो मिला 5। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 3 तो हमको मिलता है 6। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी ये योग की संक्रिया है और यहाँ पर हमारी हो रही है गुणा की संक्रिया। इसी तरह से हमारी भाग की संक्रिया भी हो सकती है और जोड़ने की भाग की संक्रिया भी हो सकती है और गुणा की संक्रिया भी हो सकती है। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इस तरह से हम संक्रियाओं के बारे में जानते हैं। अब हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे अगर दो हमारे पास समुच्चय हैं, 2 या 2 से अधिक समुच्चय हैं, तो उनका यूनियन क्या होता है, यानी कि समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है। तो यदि A और B कोई दो समुच्चय हैं, तो A और B का सम्मिलन, समुच्चय A और B का सम्मिलन को हम डिनोट करते हैं A यूनियन B से। इसको क्या पढ़ते हैं, A यूनियन B, यानी कि A और B का सम्मिलन ये है। ये क्या होता है A और B का सम्मिलन, इसमें A के अवयवों के साथ B के अवयवों का समुच्चय। A यूनियन B क्या होता है, A और B कोई दो सेट हैं, समुच्चय हैं, तो उनका सम्मिलन का मतलब क्या है, A के अवयवों के साथ B के अवयवों का समुच्चय। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, बहुत सिंपल है। A = 1, 2, 3 आपको दिया गया है और B = 3, 4, 5 आपको दिया गया है, तो
तो ए और बी के अवयवों के साथ ए के अवयवों के साथ बी के अवयवों का जब हम समुच्चय निकालते हैं उसको कहते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए के अवयव 1 2 3। लेकिन एक शर्त यहाँ पर और है, जो एलिमेंट्स हमारे दोनों सेट में है, ए में भी है और बी में भी है, उसको केवल आपने एक बार लेना है। तो 1 2 3 जैसे 3 ए में भी है बी में भी है तो एक ही बार आएगा। तो 1 2 3 4 5 ये हमारा कहलाएगा ए यूनियन बी। यानी कि ए के अवयवों के साथ बी के अवयवों का समुच्चय को ए और बी का सम्मिलन कहते हैं, जबकि समुच्चय ए और बी के सार्वनिष्ठ अवयव, जबकि ए और बी के सार्वनिष्ठ अवयव केवल एक बार लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कहते हैं ए और बी समुच्चय ए और बी का सम्मिलन के अवयव जो होंगे ए के अवयव होंगे या बी के अवयव होंगे या ए और बी दोनों के अवयव होंगे। इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन भी आपको याद करनी है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू x such that x belongs to A या x belongs to B। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है मैथमेटिकल जो है। x होगा x A में होगा या x B में होगा। तो इस प्रकार से ये डेफिनेशन हमारी है समुच्चय A और B के सम्मिलन की। अब अगला हम देखते हैं आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो एक शब्द और आपको इसमें नोट करना है, ए यूनियन बी का मतलब होता है एक्स बिलोंग्स टू ए या, ये शब्द या आता है इसमें और अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं और। इसको आप दोनों लैंग्वेज में हिंदी में भी अंग्रेजी में भी समझने का प्रयास करेंगे। ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b। ये हमारा क्या है यूनियन ऑफ सेट्स। अब बात आती है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इसमें a इंटरसेक्शन b यानी कि समुच्चय a और b के सार्वनिष्ठ अवयवों का समुच्चय को हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, जिसको हम पढ़ते हैं a इंटरसेक्शन बी। इसको हम क्या पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यहाँ पर शब्द आता है और एक्स बिलोंग्स टू बी होगा, ठीक है नहीं। तो इस तरह से हम इसके कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। सपोज दैट आपके पास एक सेट ए है और बी सेट है ई एफ जी ए, इस तरीके से है। तो अगर आपको फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी यानी कि समुच्चय ए और बी का सार्वनिष्ठ फाइंड आउट करना है, तो आप ये देखेंगे कि ऐसे एलिमेंट जो ए और बी दोनों सेट में हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए पहले ए सेट में भी है और दूसरा बी सेट में भी है, तो एक तो ए आ जाएगा। ई आपका ए में भी है और ई बी में भी है, तो आपका ई आ जाएगा। इसके अलावा आई नहीं है, ओ नहीं है, यू नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए कॉमा ई। तो इस तरीके से हम दो समुच्चयों का सार्वनिष्ठिक निकालते हैं। अब हम देखते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, कुछ गुणधर्म देखते हैं।
डियर स्टूडेंट, आपने कुछ नियम आपने पढ़ रखे हैं। जैसे आपने पढ़ रखा है क्रम विनिमय नियम, जिसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसके अलावा आपने पढ़ रखा है साहचर्य नियम, जिसको हम कहते हैं एसोसिएटिव। इसके अलावा आपने पढ़ रखा है एक और होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते हैं संवरक नियम। जिसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ये आपने पढ़ रखा है। इसके अलावा आपने पढ़ रखा है आइडेंटिटी, यानी कि तत्समक नियम, ठीक है ना। इसके अलावा आपने पढ़ रखा है वितरण नियम, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो समुच्चयों पर कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? जैसे कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है अगर हम उसका क्रम चेंज कर दें, जैसे 2 धन 3 बराबर 5 होता है, अगर हम 3 को पहले ले लें, 3 धन 2 बराबर भी हमारा 5 होता है। यानी कि 2 और 3 नेचुरल नंबर्स हैं। अगर 2 नेचुरल नंबर्स को आप जोड़ते हैं तो हमेशा हमें एक नेचुरल नंबर मिलता है, और वो उतना ही होता है। यदि क्रम को अगर हम चेंज कर दें तो भी हमारा रिजल्ट जो है सेम रहता है। तो इस प्रकार से जो इस नियम को फॉलो करता है तो उसको हम कहते हैं कि ये क्रम विनिमय नियम, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। इसी तरह से अगर हम नेचुरल नंबर्स पे यहाँ पर हमारे जो ऑपरेशन हो रहा है एडिशन का हो रहा है, अगर हम इसी प्रकार से नेचुरल नंबर्स में सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगाते हैं तो 2 - 3 = -1 होता है, और 3 - 2 = 1 होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो रिजल्ट है वो सेम नहीं है। यहाँ -1 आ रहा है और यहाँ +1 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि प्राकृतिक संख्याओं पर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, जबकि एडिशन में ये फॉलो करता है। तो ये जानकारी हमने इसलिए दी ताकि थोड़ा सा आपको जो पहले आपने अध्ययन कर रखा है वो थोड़ा सा आपका रिवाइज हो जाए। इसी तरह से हम एसोसिएटिव लॉ की जब बात करते हैं तो इसमें हम 3 नंबर से लेते हैं। सपोज दैट 2 धन 3 धन 4 हमने किया, पहले 2 और 3 को हमने जोड़ा तो यह आया हमारा 5। 5 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो यह आएगा हमारा 9। इसी तरह से अगर हम इसका क्रम पहला और दूसरा पहले एक बार लिया था, अगर हम क्रम को थोड़ा सा चेंज कर दें, 2 + 3 + 4 को पहले ऐड करें तो यहाँ पर 2 + 4 + 3 + 4 7, तब भी हमारा जो रिजल्ट आता है वो 9 आता है। इसका मतलब है कि प्राकृतिक संख्याओं पे योग की संक्रिया जो हमारा एडिशन ऑपरेशन है वो साहचर्य नियम को फॉलो करता है। अगर हम इसमें सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगाते हैं तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब यही चीज इसी तरह से संवरक नियम भी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है इसके बारे में भी समझ लीजिए। अगर 2 नंबर्स को हम 2 नेचुरल नंबर्स को ऐड करके अगर नेचुरल नंबर ही आता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अगर नेचुरल नंबर नहीं आता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। इसी तरह से आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी यानी कि तत्समक। अगर हम कोई नंबर 2 है उसको अगर हम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाएं, 2 × 1 किया जाए तो इसकी वैल्यू 2 ही आती है। यानी कि ऐसा नंबर जिससे किसी अन्य नंबर को मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आता है, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं आइडेंटिटी। यानी कि 1 जो है
यहाँ पर एक जो है ये है हमारा गुणात्मक तत्समक, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको हम जो वन है इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह से एडिटिव आइडेंटिटी भी होती है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब अगर हम किसी नंबर्स में कोई ऐसा नंबर जोड़ते हैं, 0 अगर हम ऐड करेंगे तब भी हमको 2 ही मिलेगा। तो यहाँ पर दो चीजें आपके आई, एक तो है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जिसको हम कहते हैं गुणात्मक तत्समक, तो वो हमारा 1 है। योगात्मक तत्समक जिसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, वो हमारा 0 है। तो इस प्रकार से ये होता है। ये लॉज हैं, कुछ बेसिक लॉज हैं, क्रम विनिमय, साहचर्य, संग्रह, आइडेंटिटी, और एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होता है जिसको हम 2 नंबर्स को अगर ऐड करके किसी तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जैसे इसको भी समझ लीजिए, जिसको हम वितरण नियम कहते हैं। तो जैसे 2 × 3 + 4 अगर है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि 2 × 3 + 2 × 4। 2 से ये आपने सारा समझ रखा है, आप जानते हैं इन चीज़ों को, थोड़ा सा आपको ये समझना है ये कौन सा लॉ होता है। तो 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, यानी कि 6 + 8 ये हो जाएगा आपका 40। तो इस प्रकार के जो लॉज होते हैं उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखते हैं कि सेट में क्या होता है। ये तो नंबर्स की बात हुई। अगर हम 2 सेट का क्रम चेंज करते हैं, A यूनियन B है, अगर हम B यूनियन A करते हैं तब भी जो हमको सेट मिलेगा वो सेम रहेगा, यानी कि ये हमारा हो गया कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी कि कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ को भी ये फॉलो करता है। इसी तरह से आइडेंटिटी वहां पे आपकी 2 आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी। एक में हमने बताया था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है और एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। और यहाँ पर जो समुच्चय में हम बात करते हैं तो आइडेंटिटी हमारा 5 होता है। ध्यान रहे 5 को आप कहते हैं रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट इसको कहते हैं, ठीक है नी। तो अगर किसी सेट का 5 के साथ अगर यूनियन लिया जाए तो हमको वही सेट मिलता है, तो 5 यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। इस तरह से अन्य जो लॉज हैं, A यूनियन A, किसी समुच्चय का उसी समुच्चय के साथ यूनियन लेते हैं तो A ही आता है। अगर A का U मीन्स यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट अभी हमने पढ़ाया था आपको। सार्वत्रिक समुच्चय, किसी समुच्चय A का अगर सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट के साथ सम्मिलन किया जाता है, यूनियन किया जाता है, तो हमको U ही मिलता है। इसी तरह से आपका जो प्रॉपर्टीज हैं इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स की, तो वहाँ पर भी ये कम्यूटेटिव को भी फॉलो करता है, ये एसोसिएटिव को भी फॉलो करता है, बट ये इंटरसेक्शन को फॉलो नहीं करता है क्योंकि 5 इंटरसेक्शन A इज। आगे हम एक टॉपिक और देखते हैं वेन आरेख पढ़ने से पहले, समुच्चयों का अंतर। जैसे हमारे पास 2 सेट हैं A और B, तो A और B का जो अंतर होगा उसको हम लिखते हैं A माइनस B। A माइनस B भी एक सेट होगा, तो A के उन अवयवों का समुच्चय जो B में नहीं है। A माइनस बी क्या होता है, A के उन अवयवों का समुच्चय जो B में नहीं है। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। सपोज दैट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 आपके पास है और B इज इक्वल टू है 3 4 5, ठीक है जी। तो आपको निकालना है, ध्यान से देख लीजिए, A माइनस बी लेना है, ठीक है ना। A माइनस बी हमको एक सेट निकालना है, तो A के उन अवयवों का समुच्चय जो B में नहीं है,
तो बी में आपकी कौन से अवयव नहीं है, 1 2 आपके नहीं है, 3 4 5 बी में भी है, तो a माइनस बी हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2। तो ये भी हमारा एक समुच्चय होगा, इसको हम कहते हैं समुच्चयों का अंतर। ठीक है नहीं। अब इसमें देखते हैं वेन डायग्राम से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, एक चीज और समझ लेते हैं इससे पहले। अगला होता है पूरक समुच्चय। अगला क्या होता है आपका, पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, यानी कि किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय जिसको हम डिनोट करते हैं ए डैश से। तो ए डैश बराबर जो होता है ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए। ए डैश इज इक्वल टू होता है u माइनस ए, यानी कि u के उन अवयवों का समुच्चय जो a में नहीं है। लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड a इज इक्वल टू आपके पास है 6 7 8 9। ठीक है ना। ये हमारे पास एक सेट है, एक आपको यूनिवर्सल सेट दिया गया है और एक सेट आपको ए दिया गया है। आपको निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, यानी कि आपको ए डैश निकालना है। तो ए डैश इज इक्वल टू होता है u माइनस ए। u के ऐसे अवयव जो a में नहीं है, तो u के ऐसे अवयव जो a में नहीं है, तो आप देख रहे 6 7 8 6 7 8 ये अवयव आपके a में नहीं है। तो u माइनस ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो u के उन अवयवों का समुच्चय, u के उन अवयवों का समुच्चय जो a में नहीं है। a में कौन कौन से नहीं है, 1 2 3 4 जो है a में नहीं है, इसलिए आपका ए डैश हो जाएगा 1 2 3 4 सॉरी 5 भी है, तो 5 1 2 3 4 5 आपका हो जाएगा ए डैश हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए। आगे हम समझते हैं वेन आरेख को समझते हैं कि वेन आरेख क्या होता है और कैसे हम समुच्चयों को वेन आरेख के द्वारा निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले आप वेन आरेख में क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल आप बनाते हैं जिसको हम कहते हैं, जो डिनोट करता है यूनिवर्सल सेट ए को, यानी कि इस यूनिवर्सल के जो जो एलिमेंट्स की हम बात करेंगे वो सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे, इस रेक्टेंगल यानी कि आयत के अंतर्गत। अब आपके पास एक सेट ये ए है और एक सेट आपके पास B है। तो A यूनियन अगर B को आपको निरूपित करना है, रिप्रेजेंट करना है इस वेन आरेख डायग्राम के द्वारा, तो A के जो अवयव होंगे और जो B के अवयव होंगे, यानी कि A के अवयव या B के अवयव, जो हमारा हमने ये लाइंस इसमें ड्रॉ की हैं, तो ये जो रीजन है ये हमारा डिनोट करता है A यूनियन B को। सपोज दैट आपका A इज इक्वल टू, एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, 1 2 3 है और B इज इक्वल टू आपका 3 4 5 है। तो A यूनियन B आपको पता है A के अवयव 1 2 3 और B के अवयव जो सर्वनिष्ठ है उसको एक ही बार आपको लेना है, 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारा कोई सेट है A B। तो A यूनियन B आपने निकाला। अगर हम इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे इसको करते, देखिए ये हमारा A सेट है, ये हमारा B सेट है। तो जो दोनों में है वो हमारा 3 है, तो दोनों का रीजन जो है ये वाला पार्ट है, तो इसमें हमारा आ जाएगा 3।
इसके बाद जो शेष बचता है यहाँ 1 और 2 ये 2 नंबर्स हैं, और यहाँ पे 3 दोनों का हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 एंड 5। तो ये वाला जो रीजन है तो ये हमारा हो जाएगा A यूनियन B। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका ये जो पार्ट है जिसमें हमने लाइंस ड्रॉ की हैं ये हमारा हो जाएगा A यूनियन B। अब आगे देखते हैं, अगला जो है A इंटरसेक्शन B। इसको हम कैसे वेन डायग्राम के द्वारा समझते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं, यू होगा, एक हम आयत ले लेते हैं, यू से डिनोट किया जाएगा। इसके बाद एक सेट हमारे पास उधर ए है और एक सेट हमारे पास बी है। तो इंटरसेक्शन का मतलब आप समझते हैं कि ए के और बी के अवयव, यानी कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। ये इसकी डेफिनेशन है। तो A के भी होंगे और B के भी होंगे, और का मतलब है कि जो दोनों का है, तो ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा डिनोट करेगा A इंटरसेक्शन B को। ये हमारा डिनोट करेगा A इंटरसेक्शन B को। जो ये रीजन है जिसमें A का रीजन भी है और B का रीजन भी है, तो ये हमारा हो जाएगा A इंटरसेक्शन B। जैसे यहाँ पर 3 जो है, ये 3 वाला जो रीजन है, ये वाला पोर्शन जो है बीच वाला, इसको हम कहेंगे A इंटरसेक्शन B। ठीक है जी। अब समझते हैं अंतर, यानी कि ये हमारा पहला जो ऑपरेशन हमने पढ़ा था यूनियन का पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था इंटरसेक्शन, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमने पढ़ा था अंतर, यानी कि A माइनस बी। A माइनस बी को आपने वेन डायग्राम से समझना है, तो इसके लिए भी तरीका वही है। सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल खींचेंगे, इसके अंतर्गत आपने कोई 2 सेट ले लिए, A और B 2 सेट ले लिए। तो आपको पता है A के वे अवयव जो B में नहीं हैं। तो आप देख रहे हैं ये वाला जो रीजन है इसमें A के ऐसे अवयव हैं जो B में भी हैं। जो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं A के ऐसे अवयव जो B में नहीं हैं, इसको हम कहते हैं A माइनस B। यानी कि ये हमारा जो हो गया, ये किसको डिनोट करेगा, A माइनस B को। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल से समझिए, माना यही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ऊपर वाला ही A इज इक्वल टू 1 2 3 है, B इज इक्वल टू 3 4 5 है। तो इसमें आपने देखा था कि ये A हो गया और ये हमारा B है, ठीक है नहीं। तो A में इधर हमारा है 1 2 और इधर 3 दोनों में कॉमन है, और इधर है हमारा 4 एंड 5। इसमें जब आप देखेंगे A के ऐसे अवयव जो B में नहीं है, तो वो अवयव हमारे हो जाएंगे 1 एंड 2, ये वाला पार्ट। तो A माइनस B जो हो जाएगा वो होगा यहाँ पे 1, 2। A के ऐसे अवयव जो B में नहीं है, तो उसको हम कहेंगे A माइनस B। तो इस तरीके से इसको हम डिनोट करते हैं, इस रीजन को A माइनस B से। अगला एक और हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, यानी कि किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय हमने पढ़ा था। तो A डैश इज इक्वल टू होता है U माइनस A, ठीक है ना। तो U माइनस A का मतलब क्या होगा, आपके पास एक सेट U है, यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर कोई हमारे पास एक सेट A है। तो U के ऐसे अवयव जो A में नहीं है, यानी कि A को अगर हम छोड़ दें तो बाहर के रीजन में जो भी एलिमेंट हमारे होंगे तो वही कहलाएंगे हमारे
ये वाला रीजन जो हमारा कहलाएगा, ये कहलाएगा ए डैश, यानी कि ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम से समझते हैं कि एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पे होंगे। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट एक टॉपिक, और इसमें कुछ क्वेश्चन भी हम आज देखेंगे, कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है आपका डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ क्या कहता है, दो समुच्चयों के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट उन समुच्चयों के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन होता है। यानी कि कोई दो सेट अगर आपको दिए हैं और उसका जो यूनियन है उसका हम पूरक समुच्चय निकालते हैं, तो उन समुच्चयों के पूरक समुच्चयों का वो सामान्यिष्ट होता है। अगर डेफिनेशन याद करने में आपको परेशानी होती है तो सीधे सीधे आप ऐसे इसको नोट याद कर सकते हैं, ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं इंटरसेक्शन से तो यहाँ हमारा यूनियन हो जाएगा, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन, और यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ हमारा यूनियन हो जाएगा। जैसे आप इसको थोड़ा सा उससे भी समझते हैं, वेन डायग्राम से भी। सपोज दैट ये आपके पास ए है और ये हमारे पास एक सेट बी है, तो आपको पता है ये वाला जो पार्ट है ये किसको डिनोट करता है, अभी आपने पढ़ रखा है, ये हमको ये डिनोट करता है ए यूनियन बी को। अगर इसके बाहर वाला जो पोर्शन है, क्योंकि ये यू सेट है, तो ए यूनियन बी का डैश, डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम पूरक करते हैं, इसका हाँ अगर पूरक समुच्चय आपको निकालना है तो u माइनस ए यूनियन बी हो जाएगा। तो u के ऐसे अवयव जो a यूनियन b में नहीं है, तो ये बाहर वाले जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे ये डिनोट करेंगे किसको, इसको डिनोट करेंगे a यूनियन b के होल डैश को। जो लाइंस के अलावा जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए यूनियन बी, जिसको हम ए यूनियन बी का होल डैश कहते हैं। तो इसका जो मान होता है वो डिमॉर्गन लॉ क्या कहता है, ये ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन होता है। तो इसको भी समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास ये ए है, तो आपको पता है ए डैश जो होगा इसके बाहर का पार्ट, ये माना ये बी सेट है और ये ए सेट है, तो आप देखिए ये वाला जो पोर्शन है जो मैं लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारा डिनोट कर रहा है किसको, ये वाला पोर्शन ये हमारा डिनोट कर रहा है ए डैश को, ये हमारा डिनोट कर रहा है ए डैश को डिनोट कर रहा है। ठीक है नहीं, ए के बाहर जो भी हमारी लाइंस हैं ये डिनोट कर रहा है ए डैश को, तो ये पोर्शन हमारा ए डैश होगा। अगर हम बी डैश को भी ड्रॉ करें तो हमको क्या करना पड़ेगा, बी के बाहर, बी के बाहर का मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा आ जाएगा बी के बाहर का। ठीक है ना, इस तरीके से आप बी के बाहर आप ऐसे लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है नहीं, तो अब आप देखेंगे जो लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं तो वो हमारा हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में आप देखेंगे जो बाहर का भाग है, जो आपका बाहर का यहाँ पे भाग है, इसमें लाइंस क्या है, काट रही है एक दूसरे को, जो कॉमन पार्ट है। तो आप देख रहे हैं ये जो अंदर का पोर्शन है ये, इसमें कोई भी हमारी लाइन नहीं काट रही है एक दूसरे को, ए की भी बी की भी। तो ये जो बाहर का पोर्शन है वो हमारा आता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि ए डैश जो दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही है वो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है। तो तब हम कहते हैं ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू होता है
ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम इसको वेन डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश जो होगा वो होगा ए डैश यूनियन बी डैश होगा। तो ये हमारा जो है ये है डी मॉर्गन लॉ। आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारे आगे क्वेश्चन होंगे उसमें ये लॉ हमारा अप्लाई होगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको और जो इसका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज हमारी है 1.4। 1.4 का जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है x इज इक्वल टू आपको दिया है 1, 3, 5, सिंपल सा क्वेश्चन है। और y इज इक्वल टू दे रखा है, y इज इक्वल टू दे रखा 1, 2 एंड 3, ये क्वेश्चन है। तो आपको निकालना है x और y का सम्मिलन, यानी कि यूनियन ऑफ द सेट x एंड y। तो x यूनियन y सिंपल है, 1, 3, 5 आप ले लीजिए। इसके बाद एक अवयव एक ही बार है, 1 दोनों में है, 3 दोनों में है, तो 1 एक आपका 2 भी आ जाएगा। तो x यूनियन y हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 5। ये हमने जब हमने आपको यूनियन समझाया था तो उसमें भी ये हमने क्वेश्चन और है पहले का थर्ड। ये थोड़ा सा सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन दिया है आपको। इसमें भी सेट ए और सेट बी का यूनियन निकालना है, यानी कि सम्मिलन निकालना। सेट ए इज इक्वल टू आपको दिया एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, और बी दिया है संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या। तो जब हम इसमें ए देखते हैं क्या हो सकता है, प्राकृत संख्या और 3 का गुणज है, इसका मतलब 3, 6, 9, 12 इस तरीके से हमारे ये 3 के मल्टीपल यानी कि गुणज आ जाएंगे। और बी सेट जो है 6 से कम प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये सेट दिया है। तो ए यूनियन बी हमारा क्या हो जाएगा ये हमको निकालना है। तो जिसमें ए के अवयव भी आ जाए और बी के अवयव भी आ जाए, और ए और बी के जो सार्वनिष्ठ अवयव हैं जो दोनों में हैं वो केवल एक बार है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा x सच दैट x इज इक्वल टू 1, 2, क्योंकि 3 हमारा आगे आएगा, 1, 2, 4, 5। x का मान 1, 2, 4, 5 होगा, या x या 3 के सीधे लिख दे 3 के गुणज, 3 के गुणज प्राकृत संख्या। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। a यूनियन b इज इक्वल हो जाएगा x इज दैट x इज इक्वल टू 1, 2, 4, 5 है, या 3 के गुणज प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो इस तरीके से आप निकालते हैं ए यूनियन बी। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं जो कि है हमारा तो एक क्वेश्चन और हम इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसका 5th पार्ट है। ए इज इक्वल टू आपको दिया है 1, 2, 3 और बी इज इक्वल टू एक रिक्त समुच्चय है 5। तो आपको निकालना है इसमें ए यूनियन बी निकालना है। तो आपको एक प्रॉपर्टी भी हमने बताई थी, ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए होता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं पर अगर आपको 5 दिया है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगला इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। ए इज इक्वल टू ए कोमा बी आपको दिया गया है, बी इज इक्वल टू ए बी सी दिया है। तो क्या ए, इसको हम लिखते हैं, क्या ए इज ए सबसेट ऑफ बी है, ये आपको देखना है।
तो ए सबसेट बी का मतलब होता है ए के वे अवयव जो बी में हैं। यानी कि यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में होता है तो ए सबसेट बी होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ए सबसेट बी नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए में ए बी है, बी में भी ए बी है। तो यहाँ पर आपको बताना कि क्या ए सबसेट बी होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर ए सबसेट बी होगा। और निकालना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी अब आपको बहुत आसान लग रहा होगा, ए बी एंड सी, ठीक है जी। तो यहाँ पर ए यूनियन बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी एंड सी, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इस जो दूसरा क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। अगला एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके बहुत सारे पार्ट हैं, 10 पार्ट इस क्वेश्चन के हैं। तो जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट पार्ट हैं वो मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में लिख दिए हैं। आपको ए दिया है, एक सेट दिया है, एक बी सेट दिया है, एक सी दिया है और एक डी दिया है। इसमें जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को हम देखते हैं। इसमें आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालना है। तो सबसे पहले तो आप, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो 2 नंबर्स पे करते हैं, तो यहाँ पर भी 2 सेट्स पे आप पहले ऑपरेशन करेंगे। तो पहले आप निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी आपको निकालना है। तो पहले आप ए इंटरसेक्शन सी निकालिए। अगर आपको और क्लियरली समझना है तो इसको आप लिख भी सकते हैं। जैसे आपने लिखा 3, 5, 7, 9, 11, ये हमारा ए है। और सी हमारा है इंटरसेक्शन 11, 13 एंड 50, ये हमारा है सी। इसके बाद इंटरसेक्शन आप डी अगले स्टेप में लिखेंगे। तो अब आप देखिए ए और सी के ऐसे एलिमेंट जो दोनों में हैं वो आप देख रहे हैं 11 इधर भी है, सी में भी है और ए में भी है। 13 यहाँ है बट यहाँ पे नहीं है, 15 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। इसी तरह से जो दोनों में कॉमन एलिमेंट जो आया वो हमारा कितना आया, 11 आया। इंटरसेक्शन डी के एलिमेंट भी आप लिख लीजिए 15 और 17। तो आप देख रहे हैं यहां पर ए इंटरसेक्शन सी आपका 11 आया, डी आपको 15 और 17 दिया है। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट जो है वो सार्वनिष्ठ नहीं है। तो इस तरीके से आप इसका थर्ड पार्ट निकालें। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। यहाँ पर आपको निकालना है ए सेकंड पार्ट जो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आपको निकालना है। तो इसके लिए पहले बी यूनियन सी निकाल लीजिए। अब हम सीधे भी इसको लिख सकते हैं, जैसे ए आपका है 3, 5, 7, 9, 11, ये आपका ए है। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को आप सीधे लिख दीजिए। तो बी यूनियन सी जो है ये है 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13, 11, 13 यहाँ भी है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 15। तो आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आया। अब दोनों में इंटरसेक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 यहाँ भी है, इधर भी है, 9 इधर भी है, इधर भी है, 11 इधर भी है, इधर भी है। तो आपका जो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की जो वैल्यू आएगी, जो सेट आएगा वो कितना आ जाएगा, 7, 9 एंड 11। तो ये हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारा 10th क्वेश्चन है, इसमें पहले ए यूनियन डी निकाल लीजिए। ए यूनियन डी हमारा आप सीधे सीधे लिख देते हैं 3, 5, 7, 9, 11, 15 एंड
17। ये हमारा ए यूनियन डी आया। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अभी आपने निकाल रखा है बी यूनियन सी आपका होता है 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13 एंड 11 दोनों में है, 13 दोनों में, और आ जाएगा आपका 15। ठीक है नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा बी यूनियन सी। अब दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट हमें देखना है, तो 7 दोनों में है, 9 दोनों में है, 11 दोनों में है, इसके अलावा 15 भी दोनों में है। 13 यहाँ है बट यहाँ पे नहीं है, तो इसका जो मान आ जाएगा 7, 9, 11 एंड 15। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, एक दो क्वेश्चन और हम देखते हैं। एक्सरसाइज 1.5 के बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, आपको एक यूनिवर्सल सेट इसमें दिया है, U = A B C D E F G H, और A सेट दिया है ABC, B सेट दिया है D E F G। तो आपको यहाँ पे निकालना है पूरक समुच्चय, यानी कि A डैश एंड B डैश आपको निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, दूसरे का फर्स्ट, तो A डैश = अब आपको समझ में आ गया होगा, इसको हम कहते हैं U माइनस A, यानी कि U के वे अवयव जो A में नहीं है। ABC इसमें से निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा D E F G एंड H, तो ये हमारा हो जाएगा A डैश। इसी तरह से सेकेंड पार्ट जो है, इसमें हमको निकालना है B डैश = क्या हो जाएगा, U माइनस B = U माइनस D E F G, तो ये आ जाएगा हमारा A B C D E F G H D E F G, तो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा H, तो ये हो जाएगा हमारा A B C एंड H, ये हमारा हो जाएगा B डैश, यानी कि U के ऐसे अवयव जो B में नहीं है। यानी कि आपको ये देखना है कि U के वही अवयव देखने जो B में नहीं है, जो B में उनको कट कर देना है, उनको हटा देना है। B के अवयवों को हटा दीजिए तो U माइनस B निकल जाएगा। A के अवयव A B से इनको U से हटा दीजिए तो आपका A डैश निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। और एक लॉ हमने आपको बताया था, डिमॉर्गन लॉ बताया था, उसको हमने यहाँ पे प्रूव करना है, सत्यापित करना है कि क्या ये डिमॉर्गन लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो इसका सॉल्यूशन देख क्वेश्चन नंबर 4 का। तो यहाँ पर U = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 6 8 A दिया है, और 2 3 5 7 आपका दिया है B। तो आपको फर्स्ट से प्रूव करना है A यूनियन B का होल डैश = A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ये सत्यापित करना है। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, A यूनियन B का डैश है, तो डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यानी कि यहाँ पे इसको हम कहते हैं हिंदी में पूरक समुच्चय। तो A यूनियन B का होल डैश = हो जाएगा U माइनस A यूनियन B हो जाएगा। अब U माइनस A यूनियन B जब आप यहाँ पर निकालते हैं तो A यूनियन B हो जाएगा आपका 2 4 6 8, 2 4 6 8, इसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा 3, और आ जाएगा आपका 5, और आ जाएगा आपका 7। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा A यूनियन B। 2 3 4 5 6 7, और कितना आ जाएगा आपका 8 भी आ जाएगा। ठीक है नहीं, तो इसको थोड़ा सा सही पैटर्न में लिख देंगे। U = 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 वैसे हमने यहाँ पर लिख दिया था, कोई बात नहीं।
तो 2 3 4 5 6 7 और 8 ये हमारा आ गया ए यूनियन बी। अब यू के वे अवयव जो ए में नहीं है, तो u इज इक्वल टू हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे रखा है। तो यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके पास बचता है u के ऐसे जो a में नहीं, a यूनियन b में नहीं है, तो ये बचता है 1 एंड 9। तो ये हमारा आया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड भी निकालते हैं, वो भी हमारा इतना ही आना चाहिए, तब ये हमारा सत्यापित होगा। राइट हैंड साइड आपका आ गया एडस इंटरसेक्शन बीडस। एडस का मतलब हो जाएगा u माइनस ए इंटरसेक्शन u माइनस बी। अब देखिए u माइनस ए, u आपको ये दिया है और a आपको ये दिया है। u की यानी कि 2 4 6 8 को इसमें निकाल दीजिए, तो ये बचता है 1 3 5 7 और 9। तो ये हमारा हो जाएगा u के ऐसे अवयव जो e में नहीं है, यानी कि 2 4 6 8 को हमने इसमें से हटा दिया है। इंटरसेक्शन u के ऐसे जो b में नहीं है, b में 2 3 5 7 है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1, इसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 और कितना हो जाएगा आपका 9। ठीक है, तो ये आ गया हमारा u माइनस बी। अब हम देखेंगे दोनों में ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो हमारे कॉमन है। तो आप देख रहे हैं 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, 7 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, 9 यहाँ है और यहाँ भी है। तो जो दो कॉमन जो एलिमेंट आए वो आए 1 एंड 9। तो आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड भी आपका 1 9 आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड भी आपका 1 9 आ रहा है। हेंस हम कह सकते हैं ए यूनियन बी का होल्डस इज इक्वल टू एडस इंटरसेक्शन बीडस इज इक्वल टू 1,9। ये 1,9 इस क्वेश्चन के लिए है, इस क्वेश्चन के लिए है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड आ रहा है। इसी तरह से आप इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको भी आप कर सकते हैं। तो गेस्ट आज के लिए बस इतना ही। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को पहले से अंत तक पूरा देखिए। और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं आपके एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.3 के पहले के भी जो भी एग्जाम्पल्स हैं उनको पढ़िए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। और जहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।